मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। चलो तो बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की बुक का पाठ नंबर 8 पढ़ेंगे। इसमें क्या है? पाठ का नाम क्या दिया हुआ है? 3 बुद्धिमान। कौन है 3 बुद्धिमान? ये पाठ है, एक नाटक के रूप में है। नाटकीय रूप क्या होता है? नाट्य रूप क्या होता है? जो एक नाटक के रूप में होता है। जैसे ही आप स्कूल में आपने देखा होगा नाटक, या नाटक में भाग लिया होगा। उसमें क्या होता है? अलग अलग पात्र होते हैं, सारे अपने अपने रोल, उनमें सबको अलग अलग रोल मिला होता है। वो सारे अपने रोल के अकॉर्डिंग बोलते हैं, तो वो क्या होता है कि नाटक होता है। तो ये अपना पाठ है, ये किस रूप में दिया हुआ है? नाट्य रूप में। तो चलो इसमें हम देखते हैं 3 बुद्धिमान। तो 3 बुद्धिमान हैं इसमें। अब देखो, पहले इसमें मानव जीवन में बुद्धि का विशेष महत्व है। मानव जो जीवन है अपना, उसमें बुद्धि का विशेष महत्व है। बुद्धि होनी बहुत जरूरी है। बुद्धि द्वारा व्यक्ति अपने जीवन की प्रत्येक समस्या को सहज ही सुलझा सकता है। बुद्धि के द्वारा ही जो मनुष्य है या व्यक्ति है, अपने जीवन की समस्या होती है, जो भी समस्या आती हैं, उनका हल निकाल लेता है। बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए संसार का कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि ज़्यादा चलती है, ज़्यादा काम करती है। कई ऐसे होते हैं उनकी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करती है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, उनके लिए संसार का कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है। तो इसमें देखो 3 पात्र दिए हुए हैं, उनमें 3 बुद्धिमान हैं। उनके नाम क्या हैं? गोपी, हरि और देव। क्या नाम है उनका? गोपी, हरि और देव। और वो कहाँ के रहने वाले थे? रावत भाटा गांव के निवासी थे। कौन से गांव के निवासी थे? रावत भाटा गांव के। वे काम की तलाश में जयपुर नगर की ओर जा रहे थे। वो तीनों हैं जो काम की तलाश में जयपुर नगर की ओर जा रहे थे। इस समय वे नगर से थोड़ी ही दूर थे। जिस समय ये बातें कर रहे थे, उस समय वो क्या थे? नगर से थोड़ी ही दूरी पे थे। तो देखो, पहले गोपी बोलता है, मित्रों, हम गांव से इतनी दूर आ गए, लेकिन अभी तक काम नहीं मिला। गोपी क्या बोल रहा है अपने दोस्तों को कि मित्रों, हम गांव से इतनी दूर आ गए, लेकिन अभी तक हमें कोई काम नहीं मिला। तो हरि बोलता है, हाँ, 1 सप्ताह पहले हम घर से निकले थे। अगर काम नहीं मिला तो हम सब क्या करेंगे? हरि बोल रहा है कि हमें 1 सप्ताह हो गया घर से निकले, अगर कोई काम नहीं मिला तो हम सब क्या करेंगे? देव बोलता है। फिर कौन बोलता है? देव बोलता है, घबराओ मत, हम तीनों जयपुर के राजा के पास जाएंगे, वह हमें अवश्य कुछ काम देंगे। देव क्या बोल रहा है कि मित्रों, घबराओ मत, हम जयपुर के राजा के पास जाएंगे, जो हमें अवश्य कुछ ना कुछ काम दे देंगे। गोपी, लेकिन राज दरबार तक पहुंचना कोई सरल काम नहीं है। गोपी बोल रहा है कि लेकिन राज दरबार में पहुंचना कोई सरल काम नहीं है। हरि, अरे यह देखो, एक ऊंट इधर से कुछ देर पहले ही गया है। जमीन पर उसके पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। हरि बोल रहा है, अरे देखो, इधर से कुछ देर पहले ही एक ऊंट गया है, जिस जमीन पर उसके पैरों के निशान ही दिखाई दे रहे हैं। इतने में देव बोलता है, देव, चलो चलते चलते इनको ध्यान से देखेंगे। चलो, देव बोल रहा है कि चलो चलते चलते ये ऊंट के पैरों के निशान हैं
उनको हम ध्यान से देखेंगे। यात्रा में भी थकावट नहीं होगी और थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, देव बोल रहा है कि चलो चलते चलते ये ऊँट के पैरों के निशान हैं, उनको हम ध्यान से देखेंगे तो यात्रा में भी थकावट नहीं होगी और थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा। अब आगे देखो, गोपी पैरों के निशान देखकर इस ऊँट की एक विशेषता मैं बता सकता हूँ। गोपी उस ऊँट की एक विशेषता बताने के बारे में बोल रहा है, पैरों के निशान देख करके ही। हरि, मैं भी इसके विषय में कुछ कह सकता हूँ। हरि बोल रहा है कि मैं भी इसके विषय में कुछ कह सकता हूँ। देव हंसते हुए, मैं तुम दोनों से कुछ कम नहीं हूँ। आओ इस पीपल के नीचे बैठकर ऊँट के विषय में बातें करते हैं। वो तीनों पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और दूर से एक व्यक्ति भागता हुआ आ रहा है। देव, तो देव उस आदमी को देखकर बोल रहा है, उधर देखो एक आदमी हमारी ओर आ रहा है, लगता है इसकी कोई मूल्यवान वस्तु खो गई है जिसे वह ढूंढ रहा है। गोपी उठकर व्यक्ति को देखते हुए, गोपी है जो उठकर उस व्यक्ति को देखता है और यह एक धनी व्यापारी है। इसने रेशम के वस्त्र पहन रखे हैं, बेचारा बहुत चिंतित है। गोपी बोल रहा है कि ये तो एक धनी व्यापारी लग रहा है, इसने रेशम के वस्त्र जो पहन रखे हैं, बेचारा बहुत ही चिंतित है। व्यापारी हाँफते हुए व्यापारी, नमस्कार सज्जनों। व्यापारी बोल रहा है उन तीनों को कि नमस्कार सज्जनों, मेरा एक ऊँट खो गया है, क्या आप लोगों ने उसे कहीं देखा? हरि, नमस्कार मित्र, क्या आपका ऊँट एक पाँव से लंगड़ा है? हरि बोल रहा है कि नमस्कार मित्र, क्या आपका ऊँट एक पाँव से लंगड़ा है? जबकि उन्होंने तो देखा ही नहीं था, उसके पैर के निशान ही देखे थे। व्यापारी प्रसन्न होकर, हाँ हाँ आप ठीक कह रहे हैं। फिर गोपी बोल रहा है, क्या वह दाईं आँख से अंधा है? व्यापारी, हाँ, लेकिन आपको यह सब कैसे पता? आपने अवश्य उसे देखा होगा। देव, इतने में देव बोल रहा है, नहीं, हमने उसे देखा नहीं है। मैं आपको यह भी बता सकता हूँ कि उस ऊँट की पूँछ छोटी है। व्यापारी, इतने में व्यापारी बोलता है, अरे यह भी सच है। ऊँट को देखे बिना आप उसकी सारी विशेषताएं कैसे जान सकते हैं? मुझे विश्वास नहीं होता आपने मेरा ऊँट किसी व्यापारी को बेच दिया है। मैं जयपुर के राजा से शिकायत करूँगा, वही इस समस्या का हल निकालेंगे। आप मेरे साथ चलिए। व्यापारी बोल रहा है, आपने तो उसे कहीं किसी व्यापारी को बेच दिया है, तो मैं आपकी शिकायत करूँगा जयपुर के राजा से, वही इस समस्या का हल निकालेंगे। हरि बोल रहा है, हम निर्दोष हैं, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। हरि बोल रहा है कि चले हमें राजमहल तक ले चलिए, क्योंकि हम तो निर्दोष हैं, तो हमें कोई चिंता नहीं है। व्यापारी के संग तीनों मित्र राज दरबार में पहुंचते हैं। राजा सिंहासन पर बैठे हैं। व्यापारी और तीनों मित्र राजा को प्रणाम करते हैं। राज दरबार होता है जिसमें राजा बैठते हैं। सिपाही, महाराज, यह व्यापारी कहता है कि इन तीनों यात्रियों ने रास्ते में, जो राजा का सिपाही है वो बोल रहा है, महाराज यह व्यापारी कहता है कि इन तीनों यात्रियों ने रास्ते में उसका ऊँट चुरा लिया, लेकिन ये तीनों मित्र कहते हैं कि इन्होंने ऊँट को देखा तक नहीं, उसके पैरों के निशान देखकर ही उसके विषय में जानकारी प्राप्त की है। राजा मुस्कुराते हुए,
यह तो बहुत रोचक घटना है। ऊँट को देखे बिना उसकी विशेषताएं कैसे ज्ञात हो सकती हैं? हरि हरि बोल रहा है प्रणाम करते हुए। हरि प्रणाम करता है राजा को, फिर बोलता है महाराज मैं आपको समझाता हूँ। जब मैंने ऊँट के पैरों के निशान देखे तो मुझे मिट्टी में केवल 3 पैरों के निशान दिखाई दिए। इस पर मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि ऊँट एक पैर से लंगड़ा है। उसने मिट्टी में कितने पैरों के निशान देखे? 3 पैरों के, 3 ही पैरों के निशान देखे तो उसने निष्कर्ष निकाल लिया कि ये ऊँट लंगड़ा है। राजा ताली बजाते हुए, वाह तुम बहुत बुद्धिमान हो। गोपी की ओर देखते हुए, अब तुम बताओ कि तुमने क्या देखा? राजा बोल रहा है गोपी की तरफ देखकर कि तुम बताओ तुमने क्या देखा? गोपी राजा को प्रणाम करते हुए, महाराज मैंने देखा कि ऊँट ने केवल बाईं ओर लगे पेड़ों के पत्तों को ही खाया था। उसने दाईं ओर के लगे पत्तों को छुआ तक नहीं। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह ऊँट दाईं आँख से अंधा है। उसने कैसे पहचाना? क्योंकि उसने एक साइड जो बाईं ओर है उस साइड के पेड़ पत्तों को ही खाया, दाईं ओर के पेड़ पत्तों को छुआ तक नहीं। तो उसने सोचा कि ये दाईं आँख से अंधा है। राजा प्रसन्न होकर, तुम भी बहुत चतुर हो। देव से अब तुम्हारी बारी। वो देव से पूछते हैं कि अब तुम्हारी बारी है, तुमने क्या देखा? देव प्रणाम करते हुए, महाराज मैंने ऊँट के पैरों के निशान के पास रक्त की छोटी छोटी बूंदें देखी। मुझे मालूम था कि मच्छरों के काटने के कारण ही ये बूंदें गिरी हैं। यदि ऊँट की पूँछ लंबी होती तो मच्छर उसे नहीं काट पाते, वह पूँछ से उन्हें उड़ा देता। तो महाराज मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि ऊँट की पूँछ छोटी है। राजा तुम तीनों की बातें सुनकर मुझे विश्वास हो गया कि तुमने ऊँट को न तो देखा न ही चुराया है। तुम तीनों बहुत बुद्धिमान हो। अतः मैं तुम तीनों को अपने दरबार में मंत्री पद पर नियुक्त करता हूँ। उनको तो काम ही चाहिए था, वो तो खुश हो गए। तीनों प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करते हुए महाराज की जय हो, महाराज की जय हो करने लग गए, क्योंकि उन्हें तो काम ही चाहिए था ना काम। चलो तो बच्चों, आपको ये नाटकीय रूप में कहानी है जो अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आपको भी इसको अच्छे से पढ़ना है। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए बाय।